आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12 अगस्त का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आज के जितने भी न्यूज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, तो स्किप मत करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादा जो आपको न्यूज़ मिलने वाले हैं वो कैबिनेट अप्रूवल के मिलेंगे, क्योंकि जो 8 तारीख में एक कैबिनेट अप्रूवल लिए गए थे तो वहाँ से मैंने ज़्यादा न्यूज़ उठाए हैं। और बात करें जितने भी स्कीम्स हैं वो सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए गए यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी जुलाई वाले मंथ में पढ़ाया हुआ है, या तो मैंने आपको स्कीम वाले पीडीएफ में देके रखा हुआ है। तो बेटर ये रहेगा कि जो अपडेट है उसको पढ़ लेते हैं, बाकी जो स्कीम वाला पीडीएफ है वहाँ से पढ़ सकते हो, या तो आपने जुलाई में ऑलरेडी पढ़ा होगा, या तो जुलाई का जो मंथली पीडीएफ है वहाँ से ऑलरेडी पढ़ा होगा। मैं ये उम्मीद रख के बैठा हूँ, ठीक है। तो पहला इसके वो पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम। ये स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम मोस्टली फोकस करता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है हमारे इंडिया में उसको बढ़ाने का, ठीक है। तो टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाने के लिए जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। टोटल आउटले जो रखी गई है वो 4200 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें से आपको मिलेगा 2100 करोड़ रुपए जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन लिया गया है। ये जो आपको बजट दिख रही है, ये बजट जो 4200 करोड़ रुपए दिख रही है, ये 2025-26 से लेके 2029-30 तक जो है यूज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि टोटल 7.5 लाख स्टूडेंट को बेनिफिट करने वाला है। ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, स्कीम का जो कवरेज है इसके बारे में बात करें तो टोटल 275 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है इसके अंदर कवर होने वाले हैं, जिसमें आपको 175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है ये मिलने वाले हैं, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है मिलने वाले हैं। इसमें आपको मिलेगा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि एनआईटीज होगी, फिर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज होंगी और पॉलिटेक्निक्स होगी, इनको फंडिंग की जरूरत हो या तो जो इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन जो है इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। मोस्टली प्लान है कि क्वालिटी और उसके साथ जो है इक्वालिटी और गवर्नेंस जो है प्रोवाइड की जाए इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारा जो है प्लान है स्कीम के अंतर्गत, और ये जो भी आपको डिटेल है आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आउटकम रहने वाला है स्कीम के ऊपर। तो इसके बारे में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि स्टेट और यूटी को जो है डिजिटलाइज करने की बात चल रही है, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उनको, और टेक्निकल कोर्सेज जो भी है उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन की बात चल रही है, ठीक है। और बाकी रिसर्च डेवलपमेंट, उसके साथ जो है फ्यूचर एकेडमी लीडर में कैसे जो है वुमेन्स, ये सबको भी ऐड किया जा सकता है, वुमेन्स को भी ऐड किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है इधर लिखी गई है। बट एग्जाम के लिए रिलेवेंट इतना बनता नहीं है। एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है मैंने आपको ऊपर बता दिया, बजट कितनी रखी गई है, कब तक जो है पैसे देने वाला है, कितना पैसा जो वर्ल्ड बैंक से उठाया गया है, वो सारी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन ऑन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, जिसको पीएम ई ड्राइव भी बोला जाता है। इसके लिए जो बजट रखी गई थी मैंने आपको ऑलरेडी जुलाई के महीने में पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने स्कीम को प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, बट मैं आपको तो भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। तो इसमें जो है 10,900 करोड़ रुपए जो है एज अ बजट रखी गई थी, और ये जो है रखी गई थी 31 मार्च 2026 तक, और अब जो है इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 31 मार्च 2028 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अगर पीएम ई ड्राइव के बारे में बात करें तो पीएम ई ड्राइव है क्या? पीएम ई ड्राइव एक तरह की सब्सिडी देने का काम करता है जो भी ईवी व्हीकल खरीदता है उनको। आपको पता होगा कि अगर ईवी व्हीकल खरीदते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी देती है। तो पहले जो था 31 मार्च 2025 से पहले ये जो है 10,000 रुपये करके जो है ईवी पे जो है सब्सिडी देती थी, और अब जो है 5,000 रुपये करके सब्सिडी देने का काम करती है, ठीक है। और अगर बात करें पीएम ई ड्राइव से पहले जो है फेम 1 और फेम 2 चला करता था, जहां पे 2 व्हीलर या तो 4 व्हीलर में जो है सब्सिडी मिलते थे। लेकिन बात करें जब पीएम ई ड्राइव लॉन्च हुआ तो थोड़ा पैसे कम हो गए, मतलब सब्सिडी कम होगी, और इसके साथ ही जो है ई बसेस, मतलब जो 4 व्हीलर में जैसे बड़े बड़े बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, ई एम्बुलेंस हो गए, उसको भी कवर किया गया था, ठीक है। ये जुलाई की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी कवर किया गया था, और इनको भी जो है बोला गया था कि इनको भी सब्सिडी दी जाएंगी अगर ये जो है ईवी अगर खरीदते हैं, बसेस अगर ट्रक्स या तो एम्बुलेंस खरीदते हैं तो इनको जो है सब्सिडी दी जाएंगी। और ये जो है ओरिजिनल डेट रखा गया था मार्च 2025, ठीक है, और अब जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और 2 साल, मार्च 2026 के लिए रखा गया था, और इसको जो है और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 31 मार्च 2028 तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इतना भी। और बाकी आपको पीएम ई ड्राइव के बारे में आप चीज़ें पता होनी चाहिए, अब स्कीम वाले वीडियो से पढ़ सकते हो, या तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जुलाई में जो है ये चीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो हम उसके बारे में इतना ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अनाउंस किया है कंटिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात करें, इसको मई 2016 में लॉन्च किया गया था और मोस्टली काम था कि जो रूरल वुमेन्स रहती है या तो जो लो इनकम वुमेन रहती है उनको एलपीजी प्रोवाइड करने का, मतलब कि सिलेंडर प्रोवाइड करने का सब्सिडाइज रेट में, ठीक है। सब्सिडाइज रेट में का मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉर्मल सिलेंडर खरीदने जाते हो, अभी प्रेजेंटली अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 850 के आसपास चल रहा है, और सब्सिडाइज रेट के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो प्राइस है उससे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब कि 300 रुपये करके जो है मिलता है। तो अच्छा खासा जो है रेट में जो है सस्ते में जो है सिलेंडर मिल जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अभी डेडलाइन आ रहा था इसका, तो अभी के टाइम पे डेडलाइन आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको और एक्सटेंड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। टोटल बजट आउटले रखी गई है 12,000 करोड़ रुपए, और ये आप देख सकते हो कि 12,000 करोड़ रुपये रखी गई है, और ये मोस्टली जो 12,000 करोड़ रुपये है ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ही है, मुझे ध्यान देते हुए चलना है। सॉरी, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो गया ना मेरे इधर थोड़ा आसपास मतलब फ्लाइट्स वगैरह रहती है, तो फिर इसमें थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए माफ़ करना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एक 4 लेन रोड प्रोजेक्ट। ये जो आपको 4 लेन रोड प्रोजेक्ट मिल रहा है ये चेन्नई को कनेक्ट करेगा नागापट्टिनम से, ठीक है। तो चेन्नई को कनेक्ट करने का काम करेगा। अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें, अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको इमेज को, तो अगर थोड़ा सा जूम कर ले तो आपको मिलेगा कि जो पुडुचेरी जो कि आपको मिलेगा, आई थिंक पुडुचेरी के सामने ही आपको मिल रहा है माराकनम, आई थिंक प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। तो ये दोनों को जो है कनेक्ट करने का काम करेगा, ये जो अभी 4 लेन हाईवे बनने वाला है इसको, ठीक है। टोटल 46 किलोमीटर लंबा जो है ये हाईवे रहने वाला है। टोटल आउटले रखी गई है वो आपको मिलेगा 2157 करोड़ रुपये मिलेगा, जिसमें से लैंड एक्विजिशन में 442 करोड़ रुपये खर्चे होने वाले हैं, गवर्नमेंट का कहना है, और बाकी कंस्ट्रक्शन में जो है 11118 करोड़ रुपये जो है कंस्ट्रक्शन में खर्चा होने वाला है। बाकी मिसलेनियस जो है और खर्चे रहेंगे इसमें, ठीक है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है यूनियन कैबिनेट ने जो है 30,000 करोड़ रुपये जो है कंपनसेशन देने की बात की गई है। जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनको, कारण ये है कि जो पैसे हैं, जो एलपीजी में पैसे लेनी चाहिए सिलेंडर बेचते समय, जो एलपीजी पैसे लेने चाहिए वो इंटरनेशनल मार्केट से कम में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो भी लॉसेस हो रहा है उसको कंपनसेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 30,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई है। कौन कौन सी कंपनी, जैसे कि IOCL जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, BPCL भारत पेट्रोलियम, और उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड है। तो ये तीनों को जो है 10-10 हज़ार करोड़ रुपये ईच जो है दिए जाएंगे, और ये कंपनसेशन जो है टोटल 12 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। कारण सिंपल था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एलपीजी का प्राइस चल रहा था उसमें कम प्राइस में जो है एलपीजी बेचा जा रहा था गवर्नमेंट के वजह से, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन की वजह से, और इसके से गवर्नमेंट ने जो है ये कंपनसेशन दिया गया है 30,000 करोड़ रुपये, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली बात करें तो अभी अपने एलपीजी अगर आपके घर पे अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते होंगे, जो एलपीजी आता था वो 1100 तक हो गया था, 1100 रुपये हो गया था, ठीक है। 1100 रुपये तक हो गया था, और अब जाके इसका रिड्यूस करके जो है 850 के आसपास हो गया। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, ये आप देख सकते हो कुछ 350 के आसपास आई थिंक लॉस है। जो भी लॉस है ये जो है लॉस करते करते जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है 30,000 करोड़ रुपये जो है एज अ कंपनसेशन देने का काम करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो ये आपको मिलेगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो कि टाटा सन और AIA ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। तो इन्होंने लॉन्च किया है शुद्ध शक्ति। तो ये एक तरह का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जो कि वुमेन्स के लिए जो है लॉन्च किया गया, सिर्फ वुमेन के लिए लॉन्च किया गया, वो भी स्पेशली जो सिंगल वुमेन है उसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ बेनिफिट दोनों रहने वाला है। अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो टर्म लाइफ कवर है वो मिलेगा टाटा AIA संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस के अंतर्गत। जो हेल्थ सर्विस है वो मिलेगा टाटा हेल्थ बडी के अंतर्गत, ठीक है। और दोनों को सेपरेटली या तो जॉइंटली भी खरीदा जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। और बाकी कुछ की फीचर्स है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तब भी एक बार आग घुमा के देख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। ये एक तरह का पोर्टल है जिसके अंतर्गत, ये आप देख सकते हो यूआरएल, ये एक तरह का पोर्टल है जिसके अंतर्गत जो विकसित भारत है, मतलब 2047 में जो हमारा इंडिया विकसित भारत बन जाएगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का, तो उसके अंतर्गत जो गवर्नेंस या तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अगर चाहिए या तो प्रोफेशनल चाहिए तो वो जो है इस पोर्टल के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसीज आएंगी तो उसमें जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रहेंगे या तो कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है। तो ये प्लान है कि, या तो बोल सकते हो कि ये एसोसिएट है स्कीम के जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है उसके अंतर्गत, और प्लान है कि 3.5 करोड़ जॉब्स को जो है इसके अंतर्गत दिए जाएंगे जुलाई 2027 तक। और इसके अलावा बजट भी याद रखना है, 99,446 करोड़ रुपए जो है आउटले था इस स्कीम के बारे में। ठीक है, स्कीम में, तो इस स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बजट के बारे में पढ़ा हुआ है, कितने करोड़ रुपए देने वाला है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अभी के टाइम पे जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये स्कीम को ही जो है देखते हुए लॉन्च किया गया है बाय द नीति आयोग। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 चीज लॉन्च की है। एक तो आपको मिलेगा कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन 3 के बारे में बात करें तो ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर आपको पता होगी पार्लियामेंट को जो है वापस से बनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो ये भवन 3 है, इसके अंतर्गत आपको डिफरेंट आपको मिलेंगे जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, वो कॉमन सेक्रेटरीट बिल्डिंग मिलेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सारे जो है जितने भी मिलेंगे बड़े बड़े मिनिस्टर्स की जो रहते हैं वो सारा का एक कॉमन जो है आपको मिलेगा भवन 3 में। ठीक है, तो ये क्यों किया गया कि स्ट्रीमलाइन हो पाए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, और फिर जो भी कोऑर्डिनेशन होती है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन होती है वो सिंप्लीफाई हो पाए उसके लिए। बहुत सारे मिनिस्टर्स है इसके अंदर, ये 2 मिनिस्टर ही नहीं है, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बट एग्जाम में पूछाना बहुत मुश्किल है कि इस भवन के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो बेटर ये कि इसको स्किप करते हुए चलो जितने मिनिस्टर्स हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़े तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लॉन्च किया गया है, जो कि नागपुर से लेकर जो है पुणे तक जो है जुड़ने का काम करेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेंगे, सही रहेगा ना। तो आप देख सकते हो नागपुर, ये है महाराष्ट्र में नागपुर, जो पॉइंट ए दिख रहा होगा, और पॉइंट के जो है वो पुणे है। तो ये जो है पूरा का पूरा रूट रहने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इंडिया का जो लॉन्गेस्ट वंदे भारत रूट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 12 घंटा लंबा ये रूट रहने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा कि टोटल 118 किलोमीटर जो है कवर करेगा। इसके अंदर आप पूरा रूट यहाँ से देख सकते हो कि नागपुर, फिर वर्धा, फिर ये सारे जो लोकेशन यहाँ से कवर करते हुए पुणे तक जाने का काम करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, इसरो ने लॉन्च किया है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोजर। ये जो देख सकते हो ये इमेज है हिमालयन आउटपोस्ट का, और इस मिशन के अंतर्गत प्लान है कि जो मार्स लाइक कंडीशन है, मार्स में कैसे जो है कंडीशन रहने वाला है उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, कि फ्यूचर में अभी मून में जाने वाली है इंडिया से जो एस्ट्रोनॉट है वो जाएंगे मून में, मार्स में, तो उसका एक रियल लाइफ टेस्टिंग जो है लद्दाख का जो ये वैली है, ठीक है, वहाँ पे की गई है। ठीक है, तो लद्दाख के वैली में जो है इसको की गई है। और जो फ्यूचर मिशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो फ्यूचर मिशन जो आने वाले हैं, जैसे कि जो कि मार्स में जाने वाले हैं मोस्टली, जो फोकस्ड है, एक्चुअली मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम था इसका, आई थिंक गगनयान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो प्लान है मून में जो भेजने का, तो उसके अंतर्गत जो है पूरी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको इसरो मिलने वाला है, जो इसरो जो है वो लीड करेगा इसमें, और इसके साथ बेंगलोर बेस्ड जो है प्लूटो प्लैनेट, ये भी इसको ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, तो मोस्टली स्टडी किया जाएगा कैसे जो है मार्स लाइक कंडीशन होता है, और टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, कैसे जो है एस्ट्रोनॉट जो है वहाँ पे रह सकते हैं उसके लिए। इसके लिए जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स है उनका नाम भी याद रखना है, IIST मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। अब एक चीज़ ध्यान, इसके बाद और भी IIT हैदराबाद, IIT मुंबई, ये सारे भी है, बट एक चीज़ ध्यान देना कि जो ये लद्दाख का वैली है इसरो को चॉइस किया गया है। ऐसा कहना है इसरो का कि ये जो है मार्स लाइट ट्रेन है जिसके से इसको चॉइस किया गया है। उसके बाद हाई UV फ्लक्स भी है, मतलब ज़्यादा धूप की रोशनी भी यहाँ पे पड़ती है, जैसे मार्स में जैसा कंडीशन है उस हिसाब से। लो एयर प्रेशर है, ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड है। तो ये सारे जो भी चीज़ें जो बताई गई है मार्स में भी सेम है, जिसकी वजह से जो है लद्दाख का जो ये वैली है इसको चॉइस किया गया है बाय इसरो। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये आरबीआई का न्यूज़ है पहली बात, और कुछ चेंजेस किए हैं को लेंडिंग गाइडलाइंस पर, ठीक है। तो को लेंडिंग गाइडलाइंस पे कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। इससे पहले भी कर सकते हैं लेकिन 1 जनवरी 2026 जो है डेडलाइन रख दिया गया है बाय आरबीआई। एप्लीकेबल होगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, एनबीएफसी और फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर बात करें को लेंडिंग के बारे में, तो को लेंडिंग क्या होता है? को लेंडिंग होता है जब बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर जो पैसा देते हैं या लोन देते हैं कोई भी पर्सन को, तो उसको को लेंडिंग बोला जाता है। तो इसके ऊपर कुछ रिवाइज गाइडलाइन लाया गया है, हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। अगर बात करें को लेंडिंग की, तो अगर बात करें को लेंडिंग की, तो कोई पर्सन ए अगर गया बैंक के पास या एनबीएफसी के पास, ठीक है, पैसे लेने के लिए, तो दोनों का पार्टनरशिप है, को लेंडिंग है, तो उसमें जिसके पास लोन लेने गया है वो 90% देगा कम से कम, ठीक है। और जो दूसरा जो बैंक है वो 10% कम से कम देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कहना है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते तो आपको अच्छे समझ आएगा। मैं थोड़ा आपको नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रवि एक फार्मर है, इसको एक ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है। रवि क्या है? रवि एक फार्मर है, इसको एक ट्रैक्टर खरीदना है, और ट्रैक्टर खरीदने के लिए वो चला गया एनबीएफसी के पास। लेकिन एनबीएफसी क्या कर रही है कि एनबीएफसी जो है ज़्यादा चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक से एनबीएफसी थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट। और बैंक जैसे बड़े बैंक मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई जो है कम चार्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रवि है वो एसबीआई के पास जा नहीं सकता क्योंकि एसबीआई उसके उधर आसपास है ही नहीं, क्योंकि गांव में रहता है, और जिस गांव में वो रहता है उधर एसबीआई आसपास नहीं है, उधर एनबीएफसी है। क्योंकि जहाँ पे बैंक नहीं होती वहाँ पे एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सर्व करती है। तो जो एनबीएफसी जो सर्व कर रही है, ठीक है, तो जो एनबीएफसी सर्व कर रही है तो उनसे तो लोन लेना पड़ेगा। लेकिन बात करें, रवि को पता है कि बैंक भी जो है सस्ते में लोन दे देती है, बड़ी बैंक है एसबीआई होगी तो वो सस्ते में लोन दे देती है। तो रवि क्या करता है कि जो दोनों का ब्लेंडेड इंटरेस्ट है, ये मान लेते हैं 8% है, ये कुछ 5% है, तो दोनों का बीच का जो ब्लेंडेड इंटरेस्ट है मान लेते 7% करके, वो रवि ले लेता है, जिसकी वजह से जो रवि है इसको भी फायदा हो जाता है और एनबीएफसी को भी फायदा हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो पैसा देने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये जो दोनों मिलकर जब पैसा देते हैं एक ही पर्सन को, उसको बोला जाता है को लेंडिंग। और ये को लेंडिंग में आपको ध्यान देना है कि एसबीआई को जो है मिनिमम जो है 10% देने ही पड़ेंगे, ये चीज़ बताई गई है सर्कुलर में, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन आएगी इसमें 10% जो है देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ कहना है। तो रवि ने कितनी मांग की थी? 1 लाख रुपए उसको लोन चाहिए, तो उसमें से 10% मानोगे तो एसबीआई जो है 10% देगा ही देगा, बाकी का जो 90,000 जो है एनबीएफसी देने का काम करेगा। और रवि ने जो भी पैसे दिए हैं, इंटरेस्ट रेट जो भी लगने वाले हैं वो ब्लेंडेड रेट पे लगेगा। इसका मतलब जो एनबीएफसी से वो भी रेट, इवन जो बैंक है वो दोनों का एवरेज रेट लेके जो है ब्लेंडेड रेट में जो है रवि को जो है पैसे मिलेंगे, और वो चीपर होगा जो एनबीएफसी का जो अलोन अगर लेता लोन तो उससे, ठीक है। तो ये रवि को फायदा होने वाला है ये को लेंडिंग से। तो ये चीज़ आरबीआई ने बता दी गई है गाइडलाइन में। तो इसके बारे में हम डिटेल में, ठीक है, अब हम डिटेल में जो भी गाइडलाइन बताएगा वो मैं बताता हूँ आपको। रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया, आपको समझ चीज़ें आगे होंगी। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। पहली चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी समझ आ गई होगी मिनिमम रिटेंशन के बारे में, कि बात करें बोथ शेयर द लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट है उसका 10% दोनों में से किसी न किसी को जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने आप से देना ही पड़ेगा 10%। वो बैंक भी हो सकती है, एनबीएफसी भी हो सकती है, ठीक है। और लोन ट्रांसफर डेडलाइन के बारे में बात करें कि अगर मान लेते हैं कि 10% देने की बात की गई है, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपये देने की बात की गई है, तो वो 10,000 रुपये जो है जो भी लेंडर है जिससे भी पैसे लिए हैं उसको 15 दिन के अंदर ही देने की बात भी की गई है इस गाइडलाइन में, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एनबीएफसी से अगर लोन लिया हो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, उसमें से एनबीएफसी ने बोला कि मैं जो है 90,000 रुपये दूंगा, बाकी जो है वो देगा बैंक। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक जो है इंस्टेंटली 10,000 रुपये दे देगा, तो और जो 1 लाख रुपए वो रुके रहेगा, रवि जो है रुके रहेगा कि मेरे को 1 लाख रुपए कुछ 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मिलेगा, उसको तो इंस्टेंट चाहिए होगा। तो एनबीएफसी क्या करेगा, वो फट से जो है अपने जो भी अकाउंट है वहाँ से 1 लाख रुपए दे देगा, बाद में बैंक को जो है 10,000 रुपये जो है एनबीएफसी को 15 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है इस गाइडलाइन के अंतर्गत। अगर लेट हुआ, अगर किसी वजह से लेट हुआ, तो जो 2001 का जो ट्रांसफर गाइडलाइन है एज पर लोन ट्रांसफर डायरेक्शन 2021 का, उसके अंतर्गत पैसे देने पड़ेंगे,
तो ये डायरेक्शन अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर हमने इसको डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये आउटडेटेड हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत कम है, तो इसमें ज़्यादा फोकस करते हम नहीं हैं। मोस्टली जो रूल्स ये लिखे पड़े ये ऐसे ही कुछ रूल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, बट हम उधर फोकस नहीं करते, ठीक है। हम उस साइड नहीं जाते, फिर आउट ऑफ द मतलब टॉपिक हो जाएगा, कुछ बेनिफिट नहीं है वो पढ़ने का, तो नहीं पढ़ेंगे हम उसको, बेटर यही रहेगा। अगर बात करते हैं डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी, अगर मान लेते किसी वजह से जो रवि है उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जो रवि जो फार्मर है उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उस केस में जो भी 5% का जो भी लोन अमाउंट रहेगा वो जो है जो भी लेंडर है उसको बेयर करना पड़ेगा। अरे एनबीएफसी लोन दे रही होगी तो एनबीएफसी को 5% तक जो है बेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके साथ ही अगर इफ़ वन लेंडर से बोरोवर इज लेट, अगर मान लेते हैं किसी वजह से बोरोवर एनपीए में चला गया, अब देखो डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बोरोवर एनपीए में चला गया, तो वो चीज़ जो है दूसरे वाले बैंक को भी बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं छुपा छुपा के जो है रखे हैं। अगर एनबीएफसी को पता लग गया कि वो एनपीए हो चुका है तो वो चीज़ जो है बैंक को भी बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है। और बाकी मैंने ब्लेंडेड इंटरेस्ट के बारे में आपको समझा दिया है, और एस्क्रो अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया है। एस्क्रो अकाउंट क्या रहता है, एस्क्रो अकाउंट जो है एक तरह से जॉइंट अकाउंट मान सकते हो दोनों के बीच में, और इसके लिए जो भी मनी का जो भी लोन मनी रहेगा उसका फ्लो के बारे में प्रॉपर्ली पता लगेगा, क्योंकि जो भी लोन अमाउंट रहेगा वो इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, तो वो प्रॉपर फ्लो पता लगाने के लिए जो है एस्क्रो अकाउंट बनाने की बात की है, मतलब जॉइंट अकाउंट बनाने की बात की, इसके प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाए। उसके बाद केवाईसी और रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो सिंगल केवाईसी होगी, ऐसा नहीं कि बैंक में अलग से केवाईसी करानी पड़ेगी, एनबीएफसी में अलग से केवाईसी करनी पड़ेगी, एक सिंगल केवाईसी रहेगी, उससे काम हो जाएगा। और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये सारा कुछ जो है को लेंडिंग डिस्क्लोज के अंतर्गत होगा, मतलब दोनों को मिलकर जो है साथ में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा का पूरा गाइडलाइन है जो कि मैं होप करता हूँ मैंने जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आपको समझा सकूँ उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है और दे भी गई है पीडीएफ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात करें तो इसको जो है एडिशनल अप्रूवल बैंक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ये रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर बैंक चाहे तो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो ले सकती है फॉर फॉरेन करस्पॉन्डिंग बैंक के लिए। पर्पज़ क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो रुपी है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो पाए और जो हार्ड करेंसी है उसकी डिपेंडेंसी कम हो, जैसे यूएस डॉलर, यूरोप यूनियन, यहाँ की डिपेंडेंसी कम हो, इसके लिए ये स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में बढ़ता है, तो ये आपको मिलेगा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने राइज किया है 9,000 करोड़ रुपए वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या होता है, एनसीडी के मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब देखो इन्होंने क्या किया, लोन एक से पैसे जो राइज किया ना, अमाउंट राइज किया 9,000 करोड़ रुपए, तो 9,000 करोड़ रुपए जो भी राइज किए गए हैं उसके बदले ये जो है अपना शेयर नहीं बेचेंगे। जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अपना शेयर नहीं बेचेंगे, ये रहता है एनसीडी के अंतर्गत। अगर ये सीडी के अंतर्गत होता, ठीक है, कन्वर्टेबल के अंतर्गत होता, तो उस केस में जो है शेयर जो भी अमाउंट है उसके बदले जो है शेयर को बेचा जा सकता था, लेकिन अब जो है शेयर नहीं बेचेंगे, ये इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। अब ये जो 9,000 करोड़ रुपए है इसको भी जो है 2 ट्रांचेस में बांटे गए हैं, मतलब जो पहला जो पैसा है वो दिया जाएगा जुलाई 25 2025 से, तो मतलब पहले दे चुके हैं 4,362 करोड़ रुपए, बाकी का जो पैसा है वो अक्टूबर 2025 तक देने का काम करेंगी 4,638 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो कौन जो है ये पैसा देने वाला, ये एसबीआई का जो कैपिटल मार्केट है ये इसको पैसा देगा, 15 साल तक इसका टर्नओवर रहने वाला है। अगर डिफेंस न्यूज़ के बारे में बात करें अब, तो डिफेंस में मिलेगा कि आईएनएस एक इंडियन नेवल शिप जो है ये मलेशिया गई हुई थी, और ये मलेशिया में पहली बार जो मलेशिया में पहली बार इंडिया का कोई वेसल जो है गया हुआ था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। नहीं चलते हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने अप्रूव दिया है 67 करोड़ रुपए, और देने का कारण यही है कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इवन ट्राई सर्विस, जो तीनों की जो सर्विस है उसको सामान प्रोवाइड करने का। कैसे सामान आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको सारा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि इंडियन आर्मी को जो है थर्मल इमेजिनरी बेस्ड ड्राइवर लाइट देने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी को जो है कुछ ऑटोमेटिक सर्फेस क्राफ्ट, उसके साथ ब्रह्मोस
फायर कंट्रोल सिस्टम, ये सब देने की बात की गई है। इंडियन एयरफोर्स को जो है माउंटेन रडार, ये सब चीज़ देने की बात की गई है। और ट्राइलेटरल सर्विस के बारे में बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मेल रिमोटली पायलटेड क्राफ्ट है, ये एक तरह की यूएवी है, तो वो सब देने की बात की गई। क्या ये पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए, ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि डिफेंस के बारे में बात करें तो डिफेंस में बैंक से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आएगा भी तो यहाँ से आपको बजट पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तब भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और लेसन पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी, जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो खत्म होता है। और पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा था तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सत्यानवी चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, बाय।